प्राचार्य डाइट महोदय ने कितना अच्छा काम किया है, जितने शब्द कहे गए कम। यही दो व्यक्तियों में अंतर होता है। एक व्यक्ति होता है कि यार रिटायरमेंट है, चलो आराम से रेस्ट करते हैं, फिर देखा जाएगा, अगला आएगा अपना करवाएगा, कि मैं क्यों करवाऊं, फरवरी मार्च बचा हुआ पैसा लैप्स होगा तो वो जाने, मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर मुझे कौन दंड दे पाएगा। जनाब जेपी मिश्रा जी को मैं गुज़श्ता कई सालों से जानता हूँ। वो एक गतिशील और कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। जी। वो हर हाल में कुछ ना कुछ जो है शिक्षा में नया प्रयोग और नई नई गतिविधियाँ करते रहे, जिससे किया है और बेहतर हो सकता था। जितना समय कार्यकाल समय को सर को मिला है उतना में बहुत अच्छा काम किए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं जनपद लखीमपुर। आज हम एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी से मुलाकात करवाएंगे जहां पर वो रहे, उनके कार्य शैली की सराहना आम जनमानस के लिए बहुत ही उत्कृष्ट रही। ऐसे ही एक अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं का कायाकल्प किया, उनके कार्यों की वीडियो और फोटोज आज सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। आज हमारे बीच में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जेपी मिश्र सर हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और मैं मिलवाता हूं डाइट प्राचार्य जेपी मिश्र से। सर, आपने बहुत ही कम दिनों में डाइट का कायाकल्प किया और आज आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबने इस दिशा में सोचा। मैंने अभी 31 जनवरी को मैं सेवानिवृत्त हुआ और जब से मैं यहाँ आया या इससे पूर्व भी जहाँ रहा, मैंने ये प्रयास किया कि उस संस्था को जहाँ पे आप रहते हैं उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का विचार हर समय मेरे मन में रहा और इसलिए मैं जहाँ भी रहा वहाँ पर मैंने ये कार्य प्रारंभ किया। हाँ, कुछ कभी कारणों से कभी कभी कार्य पूरा नहीं हो सका, लेकिन उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ भी मेरे द्वारा अंतिम उसमें एक प्रयास किया। जब मैं यहाँ पे मैंने जुलाई में कार्यभार ग्रहण किया था 22 में जी, और उसके बाद में जब मुझे प्रभार मिला हमारे पूर्ववर्ती श्री ओपी गुप्ता जी से, तो यहाँ का जो भौतिक संसाधन था और जो जितने भी लैब थे या अन्य जितने हमारे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी, ये सब बहुत ही अच्छी दशा में नहीं थे और उसमें कोई अच्छी पुस्तकों का भी योगदान नहीं था। तो मेरे द्वारा ये प्रण किया गया कि ज़रूर इसका कायाकल्प जरूरी है, क्योंकि डाइट किसी भी जनपद के शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है और यहाँ पे जो प्रशिक्षित होकर शिक्षक जाते हैं, जो मूल्य लेके जाते हैं, जो आदर्श लेके जाते हैं, जो संस्कार लेके जाते हैं, वही हमारे प्राथमिक विद्यालयों में परिलक्षित होता है। तो इसलिए इसको एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही दिनों पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय महानिदेशक श्री विजयकरण आनंद साहब ने ये निर्णय लिया है कि पूरे जितने भी डाइट्स हैं उनको सुधारा जाए, उनकी भौतिक सुख सुविधाओं अवस्थापना सुविधाओं में सुधार किया जाए और इस दशा में ये भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 5 जिलों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डाइट्स को बनाया जाए। हालांकि उसमें मेरे जनपद का नाम नहीं है, उसमें गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ आदि हैं, फिर भी मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये प्रयास किया जाए और इस दिशा में मैंने बहुत त्वरित गति से काम करना शुरू किया। इसमें मैं माननीय अपने शिक्षा मंत्री जी और विजयकरण आनंद साहब जो महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा और समग्र शिक्षा के इस समय, उनका जो नेतृत्व है, उनका जो व्यक्तित्व है और जो उनके कार्य करने की गतिशीलता है, उससे हम सब बहुत ही प्रभावित हुए। विशेष रूप से मैं बहुत प्रभावित हूँ
और उनके द्वारा जो प्रयास बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए किया गया है, उस दिशा में उनके द्वारा सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसी दिशा में हमने फिर जो भी बजट उपलब्ध कराया गया था, उनका ये सराहनीय प्रयास है कि आज जो डाइट्स बहुत बुरी दशा में थे, आज वहाँ 2-2 गाड़ियाँ हैं, एक प्राचार्य के लिए, एक और अन्य शिक्षकों के लिए, सुपरविज़न के लिए। उसके साथ ही साथ जितने भी अन्य भौतिक सुविधाएं हैं उनके लिए अलग से फंड्स 20-20 लाख दिए गए हैं तथा ये भी निर्देश दिया गया था कि अन्य भी जो कोई मद में ऐसा पैसा उपयुक्त पड़ा हो उसे भी प्रयोग करके डाइट्स की स्थिति सुधारी जाए। इसलिए हमने बहुत त्वरित गति से काम किया। चूँकि मेरी सेवानिवृत्ति भी 31 जनवरी थी, इसलिए मुझे काफ़ी तेज़ गति से काम करना पड़ा इस दिशा में। सर, आपने बेसिक शिक्षा विभाग के लिए किन किन नवाचारों पर काम किया? हमारा विशेष रूप से ये रहा कि जो जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उन पे पूर्ण रूप से अच्छा कार्य किया जाए, लेकिन हम उन योजनाओं को फलीभूत तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे कि अगर लैब की सुविधा नहीं है तो हम विद्यार्थियों को, अपने प्रशिक्षुओं को, जब तक हम लैब का यानी विज्ञान का वास्तविक स्वरूप, जो प्रायोगिक स्वरूप है, वो नहीं उपलब्ध कराएंगे। पुस्तकालय अच्छे स्तर का नहीं है तो उन्हें उस स्तर का अपेक्षित ज्ञान नहीं करा सकते हैं। तो उन सब के लिए हमने एक प्रयास किया और यहाँ पे एक बहुत उत्कृष्ट स्तर पे प्रयोगशाला, एक कंप्यूटर का, एक भौतिक विज्ञान का, एक पुस्तकालय बहुत अच्छा, एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला, एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, एक बहुत ही स्मार्ट क्लास जिसमें हम बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्क्रीन लगा है, पैनल लगा है, कोई भी विषय वस्तु हम इंटरनेट के जरिए तत्काल पढ़ सकते हैं। उन सब का मैंने व्यवस्था कराई जिससे ये संस्थान पहले तो भौतिक रूप से उन्नत हो, उसके बाद यहाँ से शिक्षक नवाचार जितने भी हो सकते हैं वो जा कर के फील्ड में अपना प्रयोग करें, अच्छा कार्य करें और बेसिक शिक्षा को बहुत मजबूत आधार प्रदान करें। सर, आप जहाँ कहीं भी रहे अधिकारी के रूप में, वहाँ उत्कृष्ट कार्य किया, यह सर कैसे संभव हो पाया? कि एक्चुअली वर्ष 1996 में जब के बैच के जरिए जब मैंने जनवरी 99 में प्रथम बार कार्यभार ग्रहण किया था, तो तभी से मेरा प्रयास रहा कि कैसे इस सिस्टम को सुधारा जाए, कैसे शिक्षा को सुधारा जाए। और मैं जहाँ भी रहा, पहले बार 6 महीने बाद मैं हरिद्वार का डीआईएस बना और मैंने वहाँ भी बहुत ही सुधार किए थे। और तत्समय जो है श्रीमती आराधना शुक्ला जी, जो अब वर्तमान में भी माध्यमिक शिक्षा की एसीएस रही हैं, वो वहाँ की जिलाधिकारी रहीं और उनके निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य हुआ। तभी से मेरे मन में आ गया कि हर जहाँ भी जाइए, जितना भी संभव आपके स्तर पर हो सकता है उसको ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही समग्र विकास का मूल है। अगर शिक्षा किसी देश की कमज़ोर है तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं और अच्छी एक विचारधारा का विकास हुआ है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। सर, आप जहाँ कहीं भी जाते, इसी तरह डाइट लखीमपुर भी प्रेरणा का स्रोत बनी। सर, ये कहीं ना कहीं आप जो है इसके ज़रिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो ये तो आप सबका एक विजन है बहुत अच्छा मेरे बारे में। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यदि आप ऐसा मुझे इस योग्य समझते हैं। लेकिन वैसे मैंने अपने कर्तव्यों का पालन ही किया है और ये प्रयास किया है कि इस देश के लिए मेरा बहुत छोटा सा जो भी योगदान संभव हो वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम एक भारतीय हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं और इस भारत के लिए जो कुछ भी हमारा योगदान हो सकता है वो करना चाहिए। इसीलिए मेरा ये प्रयास रहा है प्रारंभ से ही कि जहाँ भी जाइए थोड़ा बहुत जितना भी संभव सुधार हो सकता है उपलब्ध संसाधनों में उसे ज़रूर करना चाहिए। तभी ये देश आगे बढ़ेगा। केवल कहने से नहीं बढ़ेगा, जब हम कार्यों में उतरेंगे, कार्य में परिणित करेंगे उस विचार को, तब ये देश महान बनेगा। और मैं इसके लिए सबसे पहले मैं फिर से कहूँगा कि इस समय में अपने डीजी साहब को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा, जो इतने गतिशील नेतृत्व है, इतना अच्छा उनका निर्देशन है। पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा में ऐसी अलग जगह दी है। हम तो 24 साल से इस सेवा में हैं, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी गतिशीलता बेसिक शिक्षा में कभी नहीं आई और उन्हीं की प्रेरणा का है कि हम कुछ करने में सक्षम हुए, इस डाइट को थोड़ा सा परिवर्तित कर पाए हैं। लेकिन जितना अभी होना चाहिए था अपेक्षित
क्योंकि मेरी सेवानिवृत्ति हो गई तो अब मैं आगे नहीं कर सका, लेकिन मुझे संतोष है कि जितना प्रयास किया गया है वो ज़रूर ही आप सब पसंद करेंगे। उसी श्रृंखला में आपके द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारे नवाचार हुए हैं और काफ़ी हद तक बेसिक शिक्षा विभाग तरक्की की ओर कार्य कर रही है लगातार, लेकिन आज भी रिच फैमिली के जो छात्र हैं, रिच फैमिली के लोग हैं, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। सर, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या किया जाना चाहिए कि जो प्राइवेट संस्थानों में एजुकेशन दी जाती है वैसी ही वो या उनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? इस पे सर आपका क्या विचार है? निश्चय ही आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि अभी हम वो विश्वास अपने जनमानस में नहीं पैदा कर पाए हैं कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वो भी बहुत अच्छे बन चुके हैं। और इसके लिए मेरा विशेष एक सुझाव ये रहेगा कि चूँकि किसी भी विद्यालय की दशा उसके शिक्षकों पर निर्भर करती है। हम कितना चेक कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर शिक्षक प्रेरित है तो वो पढ़ाएगा, अगर उसके अंदर अच्छे विचार हैं तो वो निश्चित ही उसे लागू करेगा, और ऐसा पाया जा रहा है। अब तो प्राथमिक शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और इधर जब से विजयकरण साहब आए हैं तब से भौतिक सुविधाओं में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो उससे काफ़ी बच्चे इधर आने प्रारंभ हुए हैं और उनको विश्वास भी जमा है कि बेसिक शिक्षा में अब काफ़ी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो स्तर अपेक्षित है वो नहीं मिला है, और उस दिशा में हमें लगता है कि जो प्रशिक्षण की क्वालिटी है, गुणवत्ता है शिक्षकों के विशेष रूप से, क्योंकि शिक्षक ही सब कुछ होता है विद्यालय में। अगर वो नहीं पढ़ाना चाहेगा तो बहुत मुश्किल है हम उसे पढ़वा सकें, लेकिन यदि वो प्रेरित हो जाता है। मैं सीतापुर में रहा, यहाँ भी देखा कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं कि जो बिल्कुल पब्लिक स्कूल को फेल कर रहे हैं। ये वहाँ के शिक्षकों के नेतृत्व पर निर्भर करता है। यानी शिक्षक अगर मोटिवेटेड है तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मेरा मत है कि सबसे पहले शिक्षकों की गुणवत्ता का जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता है उसे सुधारा जाना चाहिए, और इस दिशा में प्रत्येक डाइट पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके भौतिक स्तर को, उसके जो सभी स्तर पर डाइट को बहुत ही मजबूत बनाना होगा, और प्रशिक्षण की क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत बढ़ानी होगी। तभी हम वो अपेक्षित सुधार पा सकेंगे। जब हमारे बच्चे और पब्लिक के बच्चे, सारे अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, वो अपेक्षित स्तर तभी प्राप्त होगा। सर, आप बेसिक शिक्षा विभाग को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिक शिक्षा विभाग, देखिए, बेसिक शिक्षा इस देश या किसी भी देश के शिक्षा की आधारशिला है। आज जितना मजबूत हमारा आधार होगा उतना ही बड़ा हम उस पर स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसका मजबूत सबसे बड़ा आधार है। तो ऐसे ही जितना अच्छा हमारा बेस होगा उतना ही अच्छा हमारा उसका रिजल्ट होगा। मैं चाहता हूं कि ये बेसिक शिक्षा को और भी नेतृत्व इसी तरह मिलता रहे, और भी इस तरह सुधार जारी रहें। और विशेष रूप से मेरा ये सुझाव है कि बीटीसी में, ये डीएलएड में जो चयन मेरिट आधार पे होता है, इसको प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ अनुभव किया कि बहुत से ऐसे आ गए हैं 25-30% करीब प्रशिक्षणार्थी जिनका ज्ञान का स्तर उस लेवल पे नहीं है, वो डिग्री कैसे मैनेज कर लिए हैं। अगर इसको प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ये भी कर दिया जाए तो बहुत ही उत्कृष्टता बढ़ जाएगी, और बेसिक शिक्षा में बहुत मूलभूत परिवर्तन होंगे, बहुत बड़े चेंज होंगे, जो कि इस देश के लिए बहुत ही कल्याणकारी होंगे। ये मेरा अपना है। सर, आज भी जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें 40% एकेडमिक लिया जाता है और 60% कंपटीशन का रोल है कि 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन, 10% बीएड एंड बीटीसी। तो सर, इस पर आपका क्या अभिमत है? यही प्रक्रिया मेरा तो ये अभिमत है कि देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है हमारे देश का, अगर देखा जाए प्रशासनिक सेवाएँ हैं, IAS है, उसमें क्यों नहीं हम एकेडमिक जोड़ते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत एकेडमिकली अच्छे हैं, लेकिन उनको IAS में क्यों नहीं मार्क्स दिया जाता है उसके आधार पर? तो वहाँ भी दिया जाना चाहिए अगर इसको माना जाए। एक्सेलेंस जहाँ लेना है वहाँ पे आपको प्रतियोगिता करानी पड़ेगी, वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। और विशेष रूप से बेसिक शिक्षा या शिक्षा में तो हमें बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते कि किसी भी तरह के लो ग्रेड के लोग इसमें एंट्री पाएँ। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए,
अब देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा इतनी मजबूत है इसीलिए क्योंकि बहुत छटे हुए ब्रेन आते हैं पूरे देश से। वो कोई भी अन्य माध्यम नहीं है, केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है, इसलिए बहुत अच्छा कार्य है। सर, जब से आप सेवानिवृत्त हुए उससे उसके वीडियो और आपके उत्कृष्ट कार्यों के वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने ये भी जिक्र किया है कि हमने आपके ही सेवा काल में कार्यभार ग्रहण किया या आपके ही नेतृत्व में मुझे जो है सरकारी सेवा में जाने का मौका मिला है। तो सर, उन सभी युवाओं को आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो मेरा सौभाग्य है और मुझे ये बहुत संतोष है कि वो आज भी मुझे याद कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा ये है, आप अभी सभी हमारे शिक्षकों को, साथियों को, कि इस विभाग को इतना मजबूत बना दें कि विश्व की कोई भी शिक्षा प्रणाली इससे टकराने की, इसके सामने आने की हिम्मत ना करे। और वो तभी संभव है जब हम अपना संपूर्ण योगदान इसमें प्रस्तुत करेंगे मन और तन से। मैं इससे पूर्व नवोदय विद्यालय में था और मैंने 8 साल नवोदय विद्यालय में शिक्षण कार्य किया फिजिक्स का। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ तमाम मुझे ऐसा अवसर मिला और मैंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने संस्थान का नाम रोशन किया। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS से लेके और सही प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करके बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर और विदेशों में भी बहुत उच्च पदों पर हैं। लेकिन जो अपना डेडिकेशन है वो हमें बरकरार रखना होगा, क्योंकि हम मात्र कहने से कुछ नहीं होगा। हम फिजिक्स पढ़ाते थे, 100% बच्चे, 75% से ज़्यादा बच्चे डिस्टिंक्शन होल्डर फिजिक्स में, कोई भी फेल नहीं होता था CBSE बोर्ड जैसे उसमें। तो ये मेरा डेडिकेशन था कि अगर कोई बच्चा 10 बजे रात में भी मुझसे पूछता था कि सर मुझे ये पूछना है, मुझे नहीं, तो मैं तुरंत जाके वहाँ ब्लैक बोर्ड पे उसको समझाता था। पूरे 10 बजे रात में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेता था। तो जब तक इस तरह का जो आपका मिशन मोड है वो नहीं होगा, तब तक शिक्षा में बहुत अपेक्षित सुधार नहीं होगा। हम देखते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय के बहुत, सब तो नहीं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि जो दिन भर घूमते रहते हैं। उन्हें पढ़ाने से या उस माहौल को निर्मित करने में कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। तो इस तरह के जो तत्वों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए और जो अच्छे हैं उन्हें छांट करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभी मैंने यहीं इसी जनपद में मैंने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया था और कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत अच्छा कार्य करते पाया। तो मैं अभी, जब मैं लास्ट डे जिस दिन रिटायर हो रहा था 31 जनवरी को, मैंने उन्हें बुला करके विशेष, वो बिल्कुल अवाक रह गए कि सर आपने याद रखा। हमने उन्हें बुला करके पुरस्कृत किया, उन्हें प्रमाण पत्र दिया और उनकी सराहना की, उनका योगदान जो था उसको सबको बताया। तो वो बहुत प्रेरित हुए, 1-2 तो रोने लगे शिक्षक, कि सर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस तरह की प्रक्रिया हमें करनी होगी। शिक्षा में बहुत ही मजबूत आधार बनाना होगा, तभी हम इस देश को उस स्तर पर ले जा सकते हैं जिसकी अपेक्षा है। सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।